हेलो। हाय। गुड इवनिंग मेरे सभी डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट, बी होल्डर स्टूडेंट और जो भी मास्टर डिग्री में सभी को मेरा नमस्कार। और जो जॉब में है, जो जॉब में जाने वाले हैं या जो जॉब में हैं, उन सभी को भी गुड इवनिंग और नमस्कार। और आज का जो मेरा वीडियो है ये सर्विस इंजीनियर के लिए स्पेसिफिकली वापस से बनाया हुआ है, जो कि पहले भी एक बार मेरा स्टार्टिंग में था लास्ट ईयर। और फिर से ये आज ये वीडियो है क्योंकि इसमें कुछ थोड़ा सा न्यू चीज़ मैंने ऐड की हुई है, जो कि पहले के वीडियो में शायद वो गैप रहा हो। ठीक है। अब सर्विस इंजीनियर के पीछे वीडियो बनाने का एक रीज़न ये भी था कि क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सर्विस इंजीनियर की काफ़ी लोकप्रियता बढ़ी हुई है जॉब की, और मोस्ट ऑफ द इंजीनियर बहुत सारे सर्विस में जाते भी हैं। और अभी रिसेंटली कुछ इंटरेक्शन मेरा सर्विस इंजीनियरों से रिसेंटली मेरे इंडस्ट्री में या जहाँ पर मैं हूँ जिस सेक्टर में, वहाँ पे कुछ मीटिंग्स वगैरह हुए थे, काफ़ी सर्विस इंजीनियर सभी आए हुए थे एक साथ। तो उनसे बैठ के मेरा एक गेट टुगेदर हुआ था। कम से कम 6 से 8 सर्विस इंजीनियर थे उसमें, अलग अलग इंडस्ट्रीज से आए हुए थे। ठीक है। तो उनका एक जो ओपिनियन था, जो एक पर्सनल मीटिंग हुई थी आधे घंटे, उसमें कई सारी चीज़ें उनसे मेरी डिस्कशन में हुई थी, तो आज मैं वो सब आपको शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है। तो पहला चीज़ तो ये है कि सर्विस इंजीनियर की जॉब के लिए कोई भी टेक्निकल आदमी, एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। वो आइधर इंजीनियरिंग फील्ड के हो सकते हैं, आइधर एमएससी फील्ड के हो सकते हैं, आइधर कोई और टेक्निकल डिग्रीज होगी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है, या मे बी प्लास्टिक इंजीनियर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है। बट लिमिटेड इतना ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। ठीक है। तो अभी उसमें जो एक सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी कि सर्विस इंजीनियर के लिए जो जॉब का स्कोप है मार्केट में काफ़ी अवेलेबल है। मतलब जो जॉब होती है सर्विस की, सर्विस इंजीनियर को, वो एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप अपने इंडियन सेक्टर में देखेंगे तो एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत हैं जॉब। फर्स्ट थिंग क्या है कि इस जॉब में कंपटीशन कम हो गया है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जिनको मतलब अपने लोकल होम टाउन से ज़्यादा दूर जाने की इच्छा नहीं रखते हैं, तो वैसे लोगों के लिए वो जॉब काफ़ी अच्छी है। जो लोग मतलब उस होम टाउन से दूर नहीं जाना चाहते लोकल, तो वो लोग चॉइस करते हैं उनकी जॉब उनके नज़दीकी लोकल में ही वो सर्च रखना चाहते हैं। तो इस वजह से क्या हो गई कि जो सर्विस इंजीनियरिंग की जॉब है, वो जिन्हें वाकई में इंटरेस्ट है उस जॉब के लिए, तो उनके लिए एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि सर्विस इंजीनियर के लिए जो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है, दे शुड हैव ए बेस्ट ट्रेन। उनको पहले बेस्ट ट्रेनिंग दी जाती है। अभी जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कोई टाटा स्टील में या कोई चलो टाटा कंपनी है, सपोज उसमें कोई सर्विस इंजीनियर पे ड्यूटी है, तो इसमें फ्रेशर इंजीनियर्स को भी लिया जा सकता है, फ्रेशर टेक्निकल भी हो सकता है, और एक्सपीरियंस टेक्निकल की तो रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है। तो जो फ्रेशर्स होते हैं उनको तो अभी कुछ इंडस्ट्रीज़ जो है 3 महीने की ट्रेनिंग देती हैं, कुछ 6 महीने की देती हैं। कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ उसमें ऐसी होती है ना कि वो पहले उनको क्या करते हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, यानी जहाँ प्लांट होता है, जहाँ साइट होती है, वहाँ पे उनको साल 2 साल 4 साल उनकी जॉब असेंबली में, फिटिंग में, या टेक्निकल टीम या मेंटेनेंस वगैरह से भी वो जॉब किए हुए रहते हैं, उनको उनके उसमें एक्सपीरियंस अच्छे हो जाते हैं। उसके बाद कंपनी को कभी कभी ऐसा फील हुआ कि कोई ऐसा अच्छा टेक्निकल एक्सपर्ट हो गया है जिसको हम बाहर भेज सकते हैं, तो ऐसे में कंपनी क्या करती है, काउंसलिंग करती है कुछ इंजीनियरों के साथ। तो वो जो काउंसलिंग होती है, उस काउंसलिंग में 3 4 इंजीनियर सपोज बैठे हैं, तो उसमें से जो भी इंजीनियर तैयार होता है कि वो आउटिंग का जॉब ले करके सर्विस सपोर्ट देने के लिए आउट ऑफ टाउन जा सकता है, या लोकल टाउन होगा, आउट ऑफ टाउन होगा, जा सकता है, तो वो अपॉर्चुनिटी उसको पे कर दी जाती है। ठीक है। तो एक डिप्यूटेशन तो इस तरीके से होता है सर्विस इंजीनियर का। दूसरा डिप्यूटेशन क्या होता है, इंटरव्यू बेस्ड होता है। इंटरव्यू बेस्ड कैसे होता है कि जैसे अभी कोई इंडस्ट्रीज है, सपोज करो कि हेल्थ केयर में कोई बड़ी कंपनी है, सपोज करो कि जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मशीन बनाती हो हेल्थ केयर की, तो अब उसमें क्या रहता है कि वो लोग अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में रेस करते हैं, तो उसमें वो फ्रेशर्स को भी कॉल करते हैं। अब फ्रेशर्स में सपोज करो 5 6 बी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट हो, तो अब उसमें क्या होता है कि पहले तो वो बेसिक फंडामेंटल्स को कैच करते हैं वहाँ पे सर्विस के लिए, कि उसको उस फील्ड से रिलेटेड, या जैसे सपोज करो कि अभी बाइक बाइक बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, बजाज है बाइक बनाने वाली।
तो अब वो क्या करेंगे कि सामने वाले पर्टिकुलर आदमी का ऑटोमोबाइल से रिलेटेड उसके पास नॉलेज का कैप्चर्स कितना अच्छा है। अगर वो ऑटोमोबाइल में उसका बेसिक्स अच्छा है, चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया, जिसे जो भी एग्जांपल के लिए क्वेश्चन आंसर कुछ किया, तो अगर वो अच्छे से कैपेबल आंसर देता है तो उस समय कंपनी क्या करती है, उसी फ्रेशर्स को सिलेक्ट करेगी जिसका ऑटोमोबाइल का बैकग्राउंड उसको बेसिक्स अच्छा रहेगा। तो वो क्या करेंगे उसको। अब यहाँ पर तो क्या है कि डायरेक्ट वो सर्विस इंजीनियरिंग के लिए ही इंटरव्यू ले रहे हैं कि मुझे सर्विस इंजीनियर तुरंत ही डिप्यूटेशन बेस पे रखना हुआ है। तो ऐसे में क्या करते हैं, बंदा सिलेक्ट हो जाएगा, उसको क्या करते हैं, 1 2 3 महीने तक साइट पे ट्रेनिंग दी जाती है। और जो अदर जगह के जो सर्विस इंजीनियर जो उनके मार्केट में घूम रहे हैं, तो वो कंटिन्यू 30 डेज के लिए सर्विस इंजीनियरिंग के लिए बाहर नहीं रहते हैं। जैसे 2 4 दिन उनका सर्विस जॉब खत्म हुआ, अब अगला 2 3 दिन उनके पास मतलब उनके टाउन में, आउट ऑफ टाउन जहाँ पर है, अगर वहाँ कोई दूसरी सर्विस की कॉल अगर नहीं है तो वो उनको साइट पे बुला लेते हैं। फिर साइट पे बुलाने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे जो कंप्लेंट्स वगैरह आई हैं या जो मशीनों रिलेटेड कोई रिपेयरिंग के लिए आई है कुछ है, तो वो उनको उसमें हेल्प ली जाती है उनकी। तो उस समय क्या होता है कि जो फ्रेशर सर्विस इंजीनियर को जो उन्होंने डिप्यूटेशन बेस पे लिया हुआ है, तो उसको उसके अंडर में ट्रेनिंग के लिए रख दिया जाता है। अब सपोज करो 6 दिन के लिए साइट पे सपोज करो आया है, बाद में फिर से उसको कहीं आउट ऑफ सर्विस के लिए जाना है, तो उन 6 दिनों में क्या करेगा, वो जो फ्रेशर लड़का है एज ए सर्विस इंजीनियर, वो 6 दिन उसके साथ रहेगा। ठीक है, 6 दिन उसके साथ रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें वो उसको बताएगा कि ऐसा करना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है, ऐसा करके वो पूरा गाइडेंस करेगा। जब 2 3 महीना बीत जाएगा तो उस फ्रेशर सर्विस इंजीनियर को क्या किया जाता है, जो एक्सपीरियंसड वाला सर्विस इंजीनियर है उसके साथ उसको सपोर्टिंग रोल में भेजा जाता है एज ए हेल्पर वहाँ पर। ठीक है, तो ये भी सर्विस इंजीनियर का ही रोल हो जाता है कि जो सीनियर सर्विस इंजीनियर है वो जूनियर को लेके जाता है। तो उस पर्टिकुलर साइट पे जैसे नासिक गया, भोपाल गया, दिल्ली गया, कहीं भी गया, तो वो जूनियर सर्विस इंजीनियर को लेके जाता है। तो इस तरीके से जूनियर सीनियर का जो एक कॉम्बिनेशन है, ये साल 1.5 साल 2 साल भी चलता रहता है। उसके बाद जब वो फुल्ली ट्रेंड हो जाएगा, उसके पास अच्छी स्किल हो जाएगी, नॉलेज हो जाएगा, तो बाद में कंपनी क्या करेगी, उसको इंडिपेंडेंट भेजना चालू कर देगा उसी फ्रेशर लड़के को जो साल 1.5 साल एक्सपर्ट हो गया है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया रहती है सर्विस इंजीनियर के लिए। तो ये 2 ही क्राइटेरिया पे सर्विस इंजीनियर की डेफिनेशन तैयार होती है हर एक इंडस्ट्रीज में, हर एक सेक्टर में। दूसरा कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं ली जाती। थर्ड क्राइटेरिया कोई भी नहीं है, दैट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब आती है बात सर्विस इंजीनियर का जो लाइफस्टाइल है, वो तो मैंने बता दिया, हमेशा आउटिंग पे रहना है। कभी कभी पूरा फुल महीना उनका बाहर के बाहर जॉब में चला जाता है। कभी कभी क्या होता है, 2 4 दिन गए, 1 2 दिन अपने लोकल एरिया में, फिर 4 दिन गए, फिर 4 दिन लोकल एरिया में। तो लोकल एरिया में आने का इसका ये मतलब नहीं घर पे बैठे रहेंगे, दे हैव टू अटेंड दी साइड जॉब। साइड पे जो उनकी जॉब है वो वहाँ पे अटेंड करते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पे उनका रोज का जो भी कंप्लेंट है, मार्केट कंप्लेंट है, या जो मशीनें उस कंपनी ने किसी कंपनी को दी वहाँ से कुछ उसका माइनर इश्यूज है, कोई पार्ट्स रिपेयरिंग के लिए आया है, तो सर्विस इंजीनियर वहाँ पे भी अदर टेक्नीशियनों के साथ, अदर इंजीनियर के साथ मिल करके काम करता है। तो उसका सैलरी तो उसको चलाना है, तो उसको काम तो करना है। ठीक है, और रही बात वेजेस की और ये सब का, तो वेजेस सभी इंजीनियर का अलग अलग होगा। सेम एक्सपीरियंस सेम डिजिग्नेशन पे भी सर्विस इंजीनियरिंग की पगार अलग अलग रहती है, कॉमन नहीं होती है। ये मुझे पता चला उन सभी सर्विस इंजीनियर जिनके साथ मेरी मीटिंग हुई थी रिसेंटली। तो वो बोले कि सर जैसे सपोज करो कोई 10 साल का सर्विस इंजीनियर एक्सपर्ट है, ठीक है, बी ग्रेजुएट है सपोज, दूसरा वाला भी बी ग्रेजुएट है, तीसरा वाला भी बी ग्रेजुएट है, तीनों का सेम एक्सपीरियंस है, काम अच्छा है, फिर भी देयर इज ए वेरिएशन इन सैलरी बिकॉज ऑफ व्हाट। कई बार होता है कि कोई कोई टेक्निकल एक्सपर्ट अच्छे होनहार रहते हैं, उनका स्किल अच्छा रहता है, उनका नॉलेज अच्छा रहता है, उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स अच्छा रहेगा, या उनका रिस्पांस अच्छा रहता है। कुछ के रिस्पांस अच्छे नहीं रहते हैं, और कुछ जो ऐसे रहते हैं सिर्फ बड़े बॉस का पकड़ के थोड़ा अपना इधर उधर काम चला लेते हैं। तो इस तरह से सैलरी में वेरिएशन होती रहती है। तो यही सब मेन कारण है, दूसरे कोई कारण नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। बाहर जाने के लिए इंसेंटिव्स वेजेस आपको अलग से दिए जाते हैं। अगर मान लो जैसे कंपनी ने टारगेट की है किसी काम के लिए, आपको भेजा है कि वो सपोज करो कंपनी का टारगेट था कि वो 3 दिन का काम है, अगर आप 1.5 दिन में करके आ गए तो आपका ग्रेडेशन ऐड होता है, वहाँ पे आपके लिए वेजेस और इंसेंटिव का वेटेज मिलता है आपको ईयर एंड पे। जब भी फाइनेंशियल ईयर होगा या जब आपका इंक्रीमेंट होगा, सैलरी रिवीजन होगा, तो उस टाइम पर वो आपका जो ग्रेडिंग और जो रेटिंग तैयार की जाएगी उसके हिसाब से आपको कुछ एक्स्ट्रा इमोलमेंट्स दिया जाता है। ठीक है,
तो एक ये भी बेनिफिट होता है। रही बात तो बाहर जा कर के स्टेइंग करने का, तो कई बार कंपनी अपनी तरफ से अरेंजमेंट होटलों में वहाँ पे उनके जो भी कनेक्टिविटी कुछ रहती है, तो जो साइट के HR एडमिन है वो कर देते हैं जुगाड़। कई बार कंपनियां होटलों के चक्कर में नहीं पड़ती हैं, तो वो उनको फेयर्स और जो भी सब चीज़ें रहती हैं उनको कहा जाता है कि भाई आप अपने जेब से डाल लो, जब आप रिटर्न आ जाएंगे तो वो उनका वाउचर स्लिप भर देते हैं, तो पैसा उनको इनकैशमेंट तुरंत मिल जाता है, इधर अकाउंट में चला जाता है। कुछ कंपनियां क्या करती हैं, वो उनको पेड करके साथ में कैश दे देते हैं कि आप इतना कैश लेके जाइए, वहाँ पे आपको इतना यूजेबल कैश है, आप उतना लेकर के जाइए। तो वो उतना यूजेबल कैश लेके जाते हैं, और वहाँ पे सपोज करो यूजेबल कैश में मान लीजिए कि अगर कंपनी ने ये सोच के रखा है कि भाई एक दिन का होटल का खर्चा 1,000 रुपये आएगा, और आपको 3 दिन का 3,000 रुपये सिर्फ होटल का दिया, तब आपके ऊपर है कि अब आप किसी छोटे मोटे लॉज में जा करके 500 रुपये पर डे वाले ले लिए, 1500 का 1500 बच गया आपका। तो इस तरीके से भी होता है। लेकिन अभी ये जो तरीका जो बताया ना अभी रिसेंटली वाला, ये बहुत जगह पे बंद ही कर दिया है, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा घालमल हो गया है। तो उन लोगों ने बताया कि अब उनकी कंपनियों में इस तरीके का नहीं होता है, तो मोस्टली क्या करते हैं, उनकी होटल बुकिंग वो पहले से करके रखते हैं। अभी तो क्या ऑनलाइन होटल की बुकिंग का सब आ गया है, तो अभी मोस्टली इंडस्ट्रीज जो एडमिन डिपार्टमेंट है वो पहले से ही सर्विस इंजीनियर का होटल बुकिंग वगैरह कर देते हैं। आप सीधा होटल में जाओ। हाँ, लोकल कन्वेंस में अगर रिक्शा से आने जाने की कोई कंडीशन है तो वो एक अलग मैटर होता है, उसमें आपको 150 250 500 कुछ अगर आपका इधर उधर अरेंजमेंट हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं हुआ तो फिर जो है जैसा कि अरेंजमेंट उसी हिसाब से जाना रहता है। ठीक है। तीसरा क्या होता है कि सर्विस इंजीनियर का जो ग्रेडेशन होता है, जो उनका प्रमोशंस होता है, जो उनका बोलते हैं जो उनका इंक्रीमेंट होता है, उसके पीछे थोड़ा सा उनका अलग रेटिंग होता है। साइट पे जो इंजीनियर्स हैं, जो सर्विस टीम जो सॉरी मेंटेनेंस टीम है, इंजीनियरिंग टीम है, जो उनका रेटिंग अलग तरीके का होता है। सर्विस इंजीनियरों का जो इंक्रीमेंट होता है उनका उनके काम का जिस सोर्स पे उनको भेजा जाता है वहाँ से उनकी सर्विस रिपोर्ट, वहाँ से उनका कंप्लेंट जो सॉल्यूशन है वो, और जिस कस्टमर के पास भेजे रहते हैं वो लोग का भी उसमें रिमार्क लिखा हुआ रहता है, तो उसको बोलते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो वो जो मिनट्स ऑफ मीटिंग की जो रिपोर्ट बनती है, तो उसमें क्या करते हैं कि सर्विस इंजीनियर जिस साइट पे गया रहता है, जहाँ वो काम किया रहता है, वहाँ पे काम खत्म होने के बाद एक मिनट्स ऑफ मीटिंग बनता है। उस मिनट्स ऑफ मीटिंग में सामने वाली जो कंपनी रहेगी ना, वो अपने सारे प्रॉब्लम्स एक साइड में लिखेगा, उसके अगेंस्ट में सर्विस इंजीनियर ने उनको क्या क्या सपोर्ट दिया, क्या क्या बाकी रखा है, क्या क्या पेंडिंग रह गया, वो सारा लिखता है। तो ये जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होती है, इसकी रिपोर्ट जो है सर्विस इंजीनियर के कंपनी को जाती है, तो उससे वहाँ पे सर्विस इंजीनियर का परफॉर्मेंस पूरा पता चल जाता है कि बंदा 3 दिन वहाँ पे था तो कितना प्रॉब्लम सॉल्व किया, कितना पेंडिंग रखा, और किसमें और कितने प्रॉब्लम्स में वो रिस्पॉन्स कर ही नहीं पाया या सॉल्व नहीं कर पाया, तो वहाँ पे उनकी रेटिंग इस तरीके से साल भर में सपोज करो सर्विस इंजीनियर सपोज करो 20 से 25 स्पॉट पे गया था विजिट के लिए, 20 से 25 स्पॉट उसने विजिट किए थे, तो उस 20 से 25 स्पॉट्स के जो मिनट्स ऑफ मीटिंग रहते हैं, तो वो मिनट्स ऑफ मीटिंग की रिपोर्ट के अगेंस्ट में उसकी परफॉर्मेंस तैयार करते हैं लोग। उस परफॉर्मेंस के बेस पे उनकी रेटिंग होती है। अगर वो रेटिंग अच्छी रही तो अच्छा इंक्रीमेंट है, रेटिंग अगर अच्छी नहीं मिली तो पुअर परफॉर्मेंस करके उनकी रेटिंग उनकी इंक्रीमेंट कम भी हो जाती है। तो ये भी एक चीज़ है जो रिसेंटली मैंने देखा, तो मिनट्स ऑफ मीटिंग के थ्रू भी उनका रेटिंग बहुत मैटर करता है। और कई बार तो मैं खुद भी मिनट्स ऑफ मीटिंग, बहुत सारे सर्विस इंजीनियर मेरे यहाँ आते हैं तो मैं तो बनाते रहता हूँ, लेकिन उस मिनट्स ऑफ मीटिंग का उनके लिए ये इंपॉर्टेंस रहता है, वो शायद मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इसलिए कभी नहीं, लेकिन अभी रिसेंटली पता चला तो मैं बोला सर्विस इंजीनियर के लिए बता भी देता हूँ कि ये उनके लिए बहुत मायने करने वाला है। ठीक है। तो मिला जुला के सर्विस इंजीनियरिंग का जो ये जॉब है, इसके लिए एक्सपर्टीज़ और जो चीज़ें हैं वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दी है। बावजूद अगर किसी को कुछ क्वेश्चन आंसर कुछ क्वेश्चन रेज हैं दिमाग में, कुछ और उनको पूछना है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पे, या इधर यूट्यूब में आपका क्वेश्चंस वहाँ रेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आपको हेल्प कर दूँगा। लेकिन मिला जुला के जो एक कंक्लूडेड जो मेरा नोट है वो यही रहता है कि सर्विस इंजीनियरिंग के जॉब के लिए वही लोग जाएं जिनको आउटिंग पसंद है और मैरिज होने के बाद उनको ये सरवाइव हो सके तो ही जाएं। अदरवाइज़ मैं यही अनुरोध करूँगा, सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस जॉब के लिए जिनकी न इच्छा हो वो कभी ट्रायल एरर मत करो, क्योंकि अगर आप एज ए सर्विस इंजीनियर 5 से 6 साल अगर आपने सर्विस लगा दी फील्ड में, तो इतना याद रख लेना फिर से आपको फील्ड चेंज और जॉब चेंज का ऑप्शन नहीं मिलेगा, मतलब
सर्विस इंजीनियर से आप सोचेंगे नहीं मैं साइट की इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में चला जाऊं, तो वो पॉसिबिलिटी ज़ीरो है। कोई कोई इंडस्ट्रीज़ है जो रेयरली सर्विस इंजीनियर को मतलब वो जॉब की इच्छा न जताए। हाँ, जॉब चेंज में अगर उसको कोई जैसे सपोज करो किसी एक कंपनी में कोई लड़का सर्विस इंजीनियर है, ठीक है, अब वो 5-6 साल जॉब कर लिया, अब उसको फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, तो पहले तो अपनी कंपनी में पूछेगा भाई मुझे सर्विस इंजीनियर का धंधा बंद करा दो, अब मुझे कंपनी के अंदर जॉब दे दो। तो अगर वो कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो आप जॉब चेंज करो, लेकिन जॉब चेंज करते समय सामने वाला कंपनी अगर आपका प्रोफाइल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है साइट इंजीनियरिंग के लिए, और वो बोलेगा नहीं नहीं भाई आपका तो 5-6 साल आपने सर्विस इंजीनियरिंग में जॉब निकाला है, तो मैं साइट के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपको नहीं रख सकता, तो फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा वो। तो इसके लिए सर्विस इंजीनियरिंग के जॉब के लिए वही लोग मेंटली प्रिपेयर रहो जो इस सिचुएशन को आगे भी डील कर सकते हैं और कंटिन्यू उसमें बने रह सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। अगर इन बिटवीन में आप 4-5 साल निकाल के सोचोगे नहीं शादी हो गई अब नहीं जम रहा है, तो बाद में भयंकर तकलीफ होने वाली है। रेयरली किसी का नसीब 5-8% लोगों का भिड़ गया तो चलो वो तो चेंज भी कर लेंगे अपना डिपार्टमेंट, या कुछ उनको पॉसिबिलिटी हुई तो कर भी लेंगे, लेकिन 90% केसेस में ये ऑप्शंस नहीं रहते हैं। तो इसके लिए इस चीज़ को एकदम माइंड में रखो कि इस प्लेटफॉर्म पे पैर रखने के लिए पहले बहुत सोच समझ के ही रखना, सब खास करके फ्रेशरों के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, जो एक्सपीरियंस्ड हैं 8-10 साल कर चुके हैं उनको तो करना वो कर भी रहे होंगे, उनको चेंज के लिए कोई वो नहीं है, तो वो अपनी लाइफ को एडजस्ट कर लिए। लेकिन जो फ्रेशर्स में है ना, वो थोड़ा सोच समझ के ही जाना, अपनी कंडीशन समझ लेना, घर की कंडीशन समझ लेना, फाइनेंशियल आपकी कंडीशन कैसे है, घर पे आपकी रिक्वायरमेंट, फैमिली आपकी क्या रिक्वायरमेंट रख रही है, उनको आपकी जॉब चलेगी नहीं चलेगी वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद जब मैरिज का सेटलमेंट होता है तो उसके बाद की भी कंडीशन आपको समझ के लेनी है कि आपको चलेगा कि नहीं चलेगा। तो फ्रेशर लोग इस पर खास फोकस रखें और सोच समझ के डिसीजन ले इस जॉब के लिए, ठीक है। बाकी ये कोई तोपची साइंस जॉब नहीं है कि बहुत तकलीफ देगी, कुछ नहीं है, बट इंडिविजुअल की मानसिकता पे निर्भर करता है कि व्हाट ही वांट, इट टोटली डिपेंड ऑन इंडिविजुअल चॉइस, इंडिविजुअल की चॉइस पे, इंडिविजुअल की मेंटालिटी पे, इंडिविजुअल की कंफर्ट कंडीशन के हिसाब से ये जॉब होती है। तो इसमें भी ग्रोथ अच्छी है, ऐसा नहीं कि इसमें ग्रोथ नहीं, ग्रोथ है इसमें भी, कर सकते हैं आप, लेकिन बहुत अच्छा ग्रोथ मतलब भविष्य के लिए मान के नहीं चल सकते। भविष्य में आप ये सोच के मत बैठिए कि सर्विस इंजीनियर में आप 10 से 15 साल बाद सोचेंगे कि आपको 10 लाख रुपया महीना मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। भूल जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, एकदम फ्रेंकली स्पीकिंग बोल रहा हूँ। सर्विस इंजीनियरिंग की जॉब स्टार्टिंग के 8 से 10 साल तक सैलरी उसमें अच्छी मिल जाती है। उसके बाद अगर कोई ये सोचे कि मुझे 5-6 लाख रुपये महीने पे सर्विस इंजीनियर या सर्विस मैनेजर पे रखा जाएगा, तो नॉट पॉसिबल, नहीं है, होता ही नहीं है। इनकी सैलरी का ग्रोथ इसलिए बहुत स्लो चलता है। बहुत अगर एक्सपर्ट अच्छे हो गए तो कुछ बड़े ग्रेड की कंपनियां रहती हैं तो सर्विस इंजीनियर को मतलब कुछ एक आधा ऐसा सेक्शन दे देते हैं, जैसे सेल्स वगैरह के सेक्शन में उनको कोऑर्डिनेटर बना दिया जाता है, या कभी कभी उनको क्या रहता है कि जैसे 1-2 स्टेट का इंचार्ज बना दिया कि चलो आपको गुजरात महाराष्ट्र का ओवरऑल देखना है और उसके अंडर में 10-20-50 सर्विस इंजीनियर काम करेंगे, तो उस केसेस में है। लेकिन आप ये सोचो कि इतनी बड़ी इंडिया की आबादी में इतने लोग जॉब के लिए घूम रहे हैं, तो क्या हर कोई स्टेट का इंचार्ज बन जाएगा सर्विस का? नहीं बन सकता ना, वो तो एक ही रहेगा कोई। तो आप अपने स्टेट की पॉपुलेशन, स्टेट के इंजीनियर और पूरे स्टेट में कितने सर्विस इंजीनियर हैं, और जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उस पर्टिकुलर स्टेट में कितने सर्विस इंजीनियर, सपोज करो 100 सर्विस इंजीनियर उसके लिए काम कर रहे हैं, तो पूरे स्टेट का एक सर्विस इंचार्ज तो एक ही होगा ना। तो आप सोचो वो 99 लोग कब उस पोस्ट पे पहुंचेंगे, पॉसिबल है नहीं। तो वो डिपेंड करता है मल्टीपल कंडीशन में, जो आपको बताया, कभी कभी परफॉर्मेंस, कभी कभी आपकी लॉयल्टी, आपका हार्डवर्क, और कभी कभी किसी बड़े अधिकारी का हाथ हो तो चलो काम निकल गया, वो भी हो सकता है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मिला जुला के आई थिंक इनफ नॉलेज शेयर कर दिया हूँ जो था मेरे पास, जो रिसेंटली मैंने गेन किया था। तो अब आप लोग देखिए, उसके हिसाब से सोचिए, कुछ और क्वेश्चन दिमाग में रेज हैं तो पूछिए मेरे से यूट्यूब पे, या इधर मेरे व्हाट्सएप पे 9054661285 पे, ठीक है। तो चलो मैं भी बंद करता हूँ वीडियो ये। थैंक यू मेरे सभी व्यूवर्स को, जो भी डिप्लोमा है, BE है या MTech है, जो भी जॉब में, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, गुड इवनिंग।
इसके अलावा भी जो कोई व्यूवर्स है सभी को नमस्कार, सभी को धन्यवाद मेरे यूट्यूब पे बने रहने के लिए। थैंक यू, गुड नाइट।